Good morning, students. I am your teacher Anil sir. Today we are going to discuss the question answers of this chapter 1 that which we have read the day before yesterday. We have completed the chapter 1. So now it's time to deal with the exercises. सो स्टूडेंट्स एक बार और क्लियर कर दूं, आपको फेयर नोटबुक बनाना है और उस फेयर नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक है, चैप्टर 1 की टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड, राइट साइड और बॉटम साइड में जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं उन वर्ड मीनिंग्स को सबसे पहले आप नोटबुक में लिखोगे। वर्ड मीनिंग्स को लिखने के बाद मीन्स आपको देख करके एक तरह से कॉपी करना है। वर्ड मीनिंग्स को लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको वाया वीडियो और यू कैन से वाया पिक्चर सेंड कर रहा हूँ अभी, ये आपको फिर वहाँ पर उतारना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। यानी पहले वर्ड मीनिंग और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स। तो एक बार हम इन क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना थोड़ा सा बेटर रहेगा ताकि आपको ये सिर्फ देख करके लिखना ही काफ़ी नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए कि चीज़ क्या है। तो आप देखो, जैसे आप देख रहे हो वर्किंग विद द टेक्स्ट में है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके हिसाब से कितने समय के लिए कोनी जो है वो जिम के लेटर को रखी थी, अपने हिसाब से आंसर दो। तो कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर ऑन December 26, 1914. He was a young man then and so was Connie, as she was his wife. Connie had received the letter a month later. She was now 101 years old. Assuming her age then to be in her 20s, the letter was now 70 to 75 years old and he had kept it safe for such a long period. तो स्टूडेंट्स इसमें चैप्टर को आपको दोबारा, भाई मैंने आपको समझा दिया चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस मोर। एक बार और आप चैप्टर को दोबारा रीडिंग करो घर में। फिर क्या है, जो छोटी छोटी बातें हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर है कि लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 में, ठीक। और उम्मीद की जा रही है कि तब जो है कोनी यानी जिम की वाइफ बहुत जवान रही होगी, अपनी 20s में होगी, ठीक है। 20s का मतलब हो गया 20 से लेकर के 30 साल के बीच की आयु की होगी वो। तो उस हिसाब से अगर दिसंबर 26, 1914 में लिखा गया है और अब वो 101 साल की है और उसका उस समय एज अगर 20s मान लो, तो उन 20s या 25 साल, 20 साल, 25 साल अगर माइनस किया जाए 101 में तो लगभग 70-75 साल बचते हैं। तो ये लेटर उसको 70-75 साल बाद मिला है। तो ये आपको नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन 2 क्या है, देखो ये आपको नोटबुक में, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। यू हैव टू राइट इन नोटबुक, ठीक है, नोटबुक में आपको ये लिखना है। अब जो है क्वेश्चन 2 एक बार पढ़ते हैं। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपके हिसाब से वो जो मूविंग डेस्क है वो कब बेची गई थी, The desk must have been sold when Connie's house burned down. The desk showed damage from the fire and the water. Firemen must have poured to put out the flames. Since Connie now lived in the nursing home, she must have sold out all useless and damaged articles in her house before shifting here. तो देखो इससे क्या पता चलता है, कोनी जो है ये हमें बाद में पता चला था कि जो वो व्यक्ति था, राइटर जो था, राइटर ने जब वो डेस्क खरीदी थी तो वो देखा गया था कि डेस्क जो है वो कई जगह से पानी से डैम्प हो गई थी और कई जगह से उसके जलने के भी निशान थे। फाइनली जब लेटर को पढ़ने के बाद वो कोनी को राइटर जब लेटर देने गया तो उसको ये पता चला कि जो है वो
कोनी एक नर्सिंग होम में रहती है क्योंकि उसका घर कई साल पहले जल चुका है। तो बिल्कुल ये संभावना है कि कोनी जब घर में थी तब उसके घर में वो डेस्क था, और जब घर किसी कारण से जला तब फायरमैन ने उसकी आग को बुझाने की कोशिश की होगी, तो इस कारण से वो डेस्क डैम्प भी हुआ और प्लस जला भी, यानी कि जला हुआ डेस्क था जिसकी आग को बुझाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से जो है ये समझ में आ रहा है कि वो डेस्क जो है वो कोनी के पास रही होगी, और उसी समय से कोनी के घर के जलने के बाद जब वो नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गई, तब जब से एक तरह से वो घर अबांडन्ड हो गया, मीन्स उस घर को ऐसे ही बिना माने कोई रहना छोड़ दिया वहाँ पे, तो उसके बाद उस घर से जो कबाड़ी वाले वगैरह हैं उनको कोई सामान बेचा गया होगा, और वहीं से मीन्स घर के जलने के बाद से ही वो डेस्क कबाड़ी वाले के पास गई होगी। Now the third question is, why do Jim and Hans think that games and sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Jim और Hans, Jim यानी कि ब्रिटिश सोल्जर या ब्रिटिश कैप्टन, और हैंस वुल्फ यानी कि जर्मनी के कैप्टन, इन दोनों को ऐसा क्यों लगा था कि खेलों के द्वारा ही हम अपने झगड़ों को दूर कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हो? Jim and Hans are ordinary people with human values of kindness and fellow feelings for all men. They had seen suffering and death every day on the battlefield. Naturally, both hated war and what it did to simple men. Thus, they thought it to be much more desirable that all conflicts settle through peaceful means like games and sports. This would prevent wars and human suffering. I agree with them that wars never resolve conflicts. They only inflamed them and brought nothing but death and destruction. तो स्टूडेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर ये है कि जिम और हैंस वैसे तो एक वो लोग साधारण इंसान ही थे। कोई तो स्कूल का टीचर रहा था और कोई गिटार बजाता था, वायलिन बजाता था। तो दोनों ही साधारण इंसान थे जिनके मन में दया भावना थी बाकियों के लिए। उन्होंने देखा था कि युद्ध में किस तरह से लोग मरते हैं और उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए अंदर ही अंदर वो लोग अपने मन में युद्ध को पसंद नहीं करते थे। लेकिन भाई उनसे भी ऊपर कोई रहा होगा, उनसे भी ऊपर जो है नेता वगैरह रहे होंगे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया तो उनको मजबूरी हो गई थी वो ऑर्डर मानना। अदरवाइज़ वो दिल से चाहते नहीं थे कि वो युद्ध करें, और इस तरह से उनको ये भी लगता था कि युद्ध के दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें शांति चाहिए, और शांति गेम्स के द्वारा और स्पोर्ट्स के द्वारा आ सकती है। क्योंकि ये सही है कि गेम और स्पोर्ट्स युद्ध को रोक सकता है, और युद्ध रुक गया तो इंसानों का कष्ट पाना भी रुक जाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि युद्ध जो है वो सिवाय मौत और सिवाय विनाश के कुछ नहीं लाता। खेलों में हम लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन खेलों में एक प्रकार की अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, और खेल हमें दुश्मनी को घटाने में या मिटाने में मदद बिल्कुल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि दोनों आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो एक जैसे ही थे या अलग थे एक दूसरे से? इस बात का जवाब आप जो है अपने हिसाब से देने की कोशिश करो चैप्टर के आधार पर। देखो क्या आंसर दिया हुआ है, द सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज आर वेरी मच अलाइक, सिंपली ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, द सोल्जर्स ऑफ बोथ आर्मीज आर वेरी मच अलाइक, सिंपली ऑर्डिनरी मैन। सोल्जर्स दोनों आर्मी के जो थे वो साधारण थे, who had been thrust into war against their will in the call of national duty। भाई मैंने पहले ही बोला, नेताओं के कारण राष्ट्रीय जो है कर्तव्य को अपने देश के नेताओं के बिहाफ में
निभाने के कारण मजबूरन उनको युद्ध में धकेला गया था। उनको शांति चाहिए थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, हजारों लोग युद्ध में रोज मारे जा रहे थे। और इस मौत के मंजर से परेशान होकर के वो लोग एक दूसरे को हक किए थे, एक दूसरे के गले लगे थे, एक साथ खाना खाए थे, ड्रिंक किए थे, खेले थे। और इन सारे कामों को करने के दौरान उनके मन में कोई भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं रहा। आपने देखा था कि हैंस वुल्फ की टीम जब 2-1 से जीत गई, तब हैंस वुल्फ ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी जिम मैकफर्सन को कि भाई हम लोग इसलिए जीत गए 2-1 से क्योंकि हमारा गोल थोड़ा बड़ा बना दिया गया था और आपका गोल छोटा था। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों बराबर ही थे। तो जीत करके भी सामने वाले को जीत का श्रेय देना हैंस वुल्फ को आता था। और इस बात से ये भी पता चलता है कि उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। तो दे हैव नो पर्सनल एनमिटी, आपसी, भाई व्यक्तिगत रूप से तो दोनों दुश्मन थे ही नहीं। जिम मैकफर्सन का हैंस वुल्फ से कोई प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, हैंस वुल्फ की कोई दुश्मनी नहीं थी जिम मैकफर्सन से। ये तो नेशनल ड्यूटी के कारण वो लोग आगे आए थे। तो दे वांट टू रिटर्न होम टू देयर फैमिलीज एंड लीड ए पीसफुल नॉर्मल लाइफ। तो वो खुद चाहते थे कि वो अपने परिवार के पास चले जाए और एक साधारण जीवन वो जिए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। तो ये आपको बताना है कि किस तरह से ब्रिटिश और जर्मन लोग जो सैनिक थे वो दोस्त बने और किस तरह से उनको जो है क्रिसमस को मनाने के लिए एक दूसरे में कॉमन चीज़ें मिल गई। तो वो सारी बातें हमें शेयर करनी है कि वो लोग साथ में बैठ करके ड्रिंक किए, साथ में बैठ करके जो भी केक्स वगैरह खाए या जो है एक प्रकार का डिश जो मीट का बना हुआ था वो खाए। वो सारी बातें हमें, और ये खेल खेले, सब हमें डिस्कस करना है। और साथ साथ ये भी डिस्कस करना इसमें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा कि उन लोगों ने एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के कंट्रीज़ के बारे में पूछा और वहाँ क्या खास है इसके बारे में एक दूसरे को बताया। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स फाउंड मैनी थिंग्स इन कॉमन। They had the same enthusiasm for Christmas, sang carols, shared their drinks and food, and played football, a game which both loved. Both armies had young, like-minded men who hated war, wanted an orderly life with their families, and wanted to enjoy the simple pleasures of life. Their common hopes and common feelings of brotherhood and respect for human life made them friends who found a little time for peace and laughter amidst the constant horrors of war, death and loss. तो स्टूडेंट्स क्या आंसर है, देखो बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ दिया हुआ है कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स में बहुत सारी समानताएं थी और इसीलिए उन्होंने जोश के साथ जो है क्रिसमस को मनाया। आपस में मिल करके वो लोग कैरोल्स गाए, एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर की, खाना शेयर किया और यहाँ तक कि फुटबॉल खेला, जो कि दोनों ही आर्मी के सोल्जर्स को पसंद था। दोनों आर्मीज में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के प्रति सही सोच रखते थे और सेम टाइप की सोच उनकी थी। वो सोच ये थी कि वो लोग युद्ध पसंद नहीं करते थे, वो लोग शांति चाहते थे, साधारण जीवन अपनी फैमिली के साथ जो है बिताना चाहते थे और एकदम छोटे छोटे जो खुशियाँ होती फैमिलीज़ की उसको वो शेयर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी ये उम्मीद थी, उनकी ये इच्छा थी कि जो है भाईचारा बना रहे और इंसानी जीवन का इंसान का जो जीवन होता है उसकी वो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बनाए रखे। उनकी यही इच्छा थी। वो बिल्कुल चाहते नहीं थे कि वो युद्ध वगैरह करे और इसीलिए उन्होंने मौत के बीच, युद्ध के बीच और नुकसानों के बीच हंसी और शांति की बातें खोज ली। ठीक है, तो ये तो था 5 का आंसर। उसके बाद एक्चुअली 7 तक आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। 6 नंबर एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, ठीक है, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और वो विश्व का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था। देखो, कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट वाज द लेटर फ्रॉम जिम दैट द ऑथर हैड रिकवर्ड फ्रॉम द ओल्ड डेस्क एंड ब्रॉट टू हर। In her confused state of mind, she, however, thought the author to be her long awaited husband, Jim. Since she had waited for his return for so long, his presence beside her made it the best Christmas gift ever. For she had wanted nothing more and so desperately than her husband to be by her side safe and alive. कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और उस प्रेजेंट को विश्व का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कहा गया, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखो, कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, वो लेटर जो जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था और कहीं डेस्क में वो किसी टीन के बॉक्स के अंदर छुपा दिया था और वो ऑथर को मिला था, यानी राइटर को मिला था। तो जो लेटर राइटर ने जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा हुआ उसकी वाइफ को दिया, वही उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था, कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट था। कोनी कंफ्यूज थी, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि वो 101 साल की हो गई थी। वो उसकी जो है आंखों की रोशनी भी बहुत ही कम हो गई होगी और वो सुनने की शक्ति भी लगभग बहुत ना के बराबर रह गई होगी। तो स्टूडेंट, जब कोई भी व्यक्ति आमतौर पर, मैं एक आमतौर पर बात बोल रहा हूँ, 90 साल क्रॉस करता है, करीब करीब 100 तक पहुँचने के आसपास रहता है, तो अक्सर जो है व्यक्ति की जो है सुनने की और देखने की शक्ति लगभग ना के बराबर हो जाती है। ये अलग बात है कि आज के युग में तो 70 और 80 की उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई। आज की डेट में तो 70 to 80 बस लास्ट है। ज़्यादातर लोग 70 से 80 बहुत ज़्यादा बोल दिया, मैं 70 के आसपास आजकल लोग जीते हैं। पहले के ज़माने के लोग थोड़े जी लेते थे काफ़ी, ठीक है, 100 क्रॉस भी करते थे। तो 100 के आसपास एज आने के बाद क्या होता है, सुनने की शक्ति चली जाती है प्राय, दिखने की शक्ति प्राय चली जाती है, थोड़ी बहुत रहती है। तो चूँकि इतनी बूढ़ी होने के कारण जो कोनी थी, वो दिखने और सुनने की शक्ति कम होने के कारण उस ऑथर को अपना हस्बैंड जिम समझ बैठी। उसको सोचना चाहिए था कि जिम उसका हस्बैंड लगभग 70-75 साल बाद, 70 साल कम से कम आप अगर पकड़ो तो 70 ईयर्स इज ए ह्यूज एंड ह्यूज गैप ऑफ टाइम। 70 ईयर्स के बाद कोई वापस आना, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन उस औरत का विश्वास ये था, जब लेटर मिला तो उसको लगा कि उसका पति ही आया है उसको देने। चूँकि पत्नी अपने पति के इंतज़ार में करीब 70 साल निकाल दी थी, इसलिए उस लेटर को पाने के बाद उस अजनबी राइटर के बारे में वो यही सोचती है कि उसका हस्बैंड उसके पास खड़ा है और सुरक्षित और जीवित है। 7th नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, या कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक से कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी का जो टाइटल है वो सही है, उपयुक्त है, साथ साथ आप इस कहानी का जो दिया हुआ टाइटल है उसके अलावा और कोई टाइटल सजेस्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस अक्सर किसी एक गुड स्टोरी पीस के बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ ए गुड क्वेश्चन। तो इसमें आप अपनी राय आपको देनी पड़ती है। यहाँ जो ये आंसर आप देख रहे हो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपका आंसर सेम टू सेम ये हो। यू मे राइट अनदर आंसर फॉर इट ऑल्सो। मतलब जो अदर टाइटल्स की जो बात हो रही है ना, अदर टाइटल्स इज ऑब्वियसली यू कैन गिव योर ओन आंसर्स। अदर टाइटल में आप अपने आंसर खुद से दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, पहले इसको पढ़ते हैं। द स्टोरीज टाइटल इज क्वाइट अप्रोप्रिएट फॉर इट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरीज मेन थीम। A letter written one day after Christmas in 1914 by a husband who writes about an unusual Christmas
on the battlefield to his wife back home. The author's recovery of this long ago written letter on Christmas Eve and his meeting with the soldier's old widow on Christmas itself. The grief and unending patience of the widow as she waits for the husband all these years is changed to joy and relief when she mistakes the author for her dead husband. This for her was the most precious Christmas present she could ever have had. Some alternative titles of the story can be The Lost Letter, The Soldier's Widow and War and Woes. तो स्टूडेंट्स, मैं ये जो कह रहा था पहले इसका मतलब आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको कि द टाइटल कैन बी रिटन इन अ डिफरेंट वे बाय यू। तो पहले इसका मतलब समझ लो इस आंसर का क्या है कि हाँ, इस कहानी का टाइटल जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये कहानी की मुख्य बात को शेयर करता है। एक लेटर जो है क्रिसमस के समय लिखा गया था 1914 में एक हस्बैंड के द्वारा, जो युद्ध क्षेत्र में यानी कि वॉर प्लेस में जो अनयूजुअल घटनाएं हुई थी, वॉर प्लेस में अजीब ढंग से थोड़ी सी अविश्वसनीय ढंग से वॉर प्लेस में जो दोनों सोल्जर्स की साइड से मिलजुल कर जो क्रिसमस मनाया गया था, बैटलफील्ड पे जो मनाया गया था, ये सारी बातें और इससे जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, इस बात को उसने अपनी वाइफ को लिखा था। ऑथर जो था वो लंबे समय से देख रहा था, मैंने ऑथर को लंबे समय बाद वो लेटर मिला और फिर वो उस लेटर को कोनी को देने चला गया। तो उसकी वाइफ को देख करके जो ऑथर को समझ में आया वो ये कि एक विधवा कितनी बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही है। ठीक, तो ये जो चीज़ उसने देखी राइटर ने, तो ये देख करके उसने एक और चीज़ देखी कि वो जो वाइफ है कोनी, वो बाय मिस्टेक ऑथर को अपना हस्बैंड मान ली। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही टाइटल है क्योंकि वाइफ के लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तो वो जो है लेटर ही था, और दूसरा मिस्टेकनली एज्यूम्ड उसका हस्बैंड था। तो बिल्कुल सही टाइटल है। और यहाँ पर दूसरा टाइटल जो है वो ये हो सकता है द लॉस्ट लेटर, पहला। दूसरा हो सकता है जो है क्या है ये जो हम लोग देख रहे हैं, दूसरा हो सकता है द लॉस्ट लेटर के बाद हो सकता है द सोल्जर्स विडो, और तीसरा वॉर एंड फोर्स। ये जो स्टूडेंट्स ये 3 टाइटल लिखा हुआ है, अब इन 3 टाइटल के अलावा भी आप कोई टाइटल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसका एक और टाइटल हो सकता है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, बेस्ट क्रिसमस, ठीक है, प्रेजेंट। तो इस तरह से आप इसमें, मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे आप 3-4 और दूसरे भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये आंसर आप एज इट इज़ लिख सकते हो, और ऑब्वियसली आप दूसरे टाइटल्स को अपने मन से लिख सकते हो। तो ये जो 7 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, इसके बाद आता है वर्किंग विथ लैंग्वेज, जो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। वर्किंग विथ लैंग्वेज में अभी नहीं कराऊंगा। वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है ये अभी आपको छोड़ना है। स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन एक है, उस राइटिंग पोर्शन में एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। तो ध्यान से सुनो, आपका होमवर्क क्या है। योर होमवर्क इज दिस वन। इमेजिन दैट यू आर जिम, you have returned to your town after the war. In your diary, record how you feel about the changes you see and the events that occurred in your town.
यू कुड बिगिन लाइक दिस। ठीक, ये जो और वाला है इसको अभी नहीं करना है, हो सकता है ये मैं कल दूँ आपको या मतलब नेक्स्ट वीडियो में दूँ। फिलहाल आपका ओनली वन होमवर्क है, वो है ये वाला। मान लो आप जिम हो, आप युद्ध के बाद अपने शहर में लौट आए। लौटने के बाद आप डायरी में ये रिकॉर्ड करोगे, डायरी लिखोगे और उसमें ये लिखोगे कि जो आपके शहर में जो भी आपने बदलाव वगैरह देखे हैं वो क्या देखे। So 25 December 1919, it's Christmas today, but the town looks, मतलब युद्ध मान लो खत्म हो गया और आप युद्ध में बच करके वापस आ गए। आप जिम हो और आप युद्ध में मारे नहीं गए, आप युद्ध से बच करके वापस आ गए। तो आपको लिखना है डायरी जिसमें आपको मेंशन करना है। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पर जो आपको स्टार्टिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग में 1919 लिखा हुआ है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1914 से 1919 तक, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो वर्ल्ड वॉर के एंड के आसपास की डेट बता रही है कि वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ जस्ट उसके ठीक बाद ही आप घर लौटे। यानी आप युद्ध क्षेत्र में लगभग 4-5 साल, ठीक है, आपने अलग अलग मोर्चों से युद्ध किया। आप बच गए और बचने के बाद आप जब आए तो इन 4 या 5 सालों में आपने जो देखा, 4 या 5 सालों में आपने अपने शहर में जो बदलाव देखे, युद्ध क्षेत्र में नहीं, युद्ध तो आप लोग 4-5 साल करके आए हो, आप 4-5 साल करके आए हो। घर आकर के अपने शहर में जब आप 5 इयर्स बाद, 4 इयर्स 5 इयर्स बाद लौटे तो 4-5 इयर्स बाद आपने अपने शहर में क्या बदलाव देखे, इसके लिए आप डायरी लिखो। स्टार्टिंग ये होगी कि 25 दिसंबर 1919, इट्स क्रिसमस टुडे बट द टाउन लुक्स डैश डैश डैश। सिर्फ ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट इज 13th of August, ठीक है। 13 अगस्त को आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, 13 अगस्त 2020, ठीक है। 13 अगस्त 2020 में आपको ये 1 नंबर वाला राइटिंग होमवर्क है। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन निकालोगे और इसका आंसर जो है आपको अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में ही करना है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा करके मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आपको फेयर नोटबुक में सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स लिखनी है, जो आपके बुक के चैप्टर 1 के लेफ्ट राइट या बॉटम में लिखा हुआ है, उसको देख करके उतारना है। वर्ड मीनिंग कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेज से आपको ये जो 7 क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए इसको देख करके उतारना है, ठीक, वीडियो से देख करके उतारना है। और उसके बाद ये राइटिंग पोर्शन का नंबर 1 जो मैंने टिक किया है वो आपको होमवर्क करना है। वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड राइटिंग पोर्शन, ये तीनों आपको करना है और ये आप जो करके रखोगे। और जब हम लोग आपसे नोटबुक्स वगैरह चेक करने के लिए लेंगे देन आई विल चेक इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक मैं करके स्टॉप कर रहा हूँ। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर ना निकले, हमेशा मास्क पहने, दिन में कम से कम 5-7 बार हाथ धोते रहें साबुन से या हैंड वॉश से। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।